हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमें ये बताने की पूरी कोशिश करेगी कि कैसे एक पिता अपनी औलाद के लिए हर वो काम करने को तैयार हो जाता है जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। क्या हो अगर आपको एक दिन पता लगे कि आपके पिता एक ट्रांसजेंडर है या फिर उन लोगों के नौकर हैं जिनके पास ढेरों सारे पैसे हैं। वेल, कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की के अक्स को देखते हैं। उसका नाम जहारा है, जो कि ट्रेन में बैठी सोच रही है कि वो सबसे पहली बात अपने पिता से क्या कहेगी, क्योंकि वो गांव से शहर उन्हीं से तो मिलने आई है। इसी बीच वो अपने पिटारे से एक फ़ोटो और एक पता निकालती है। शायद उसे इसी की तलाश है, तभी उसे उल्टी आने लगती है। ये उसका पहली बार है ट्रेन में ऐसे बैठना, इसीलिए वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो फ़ोन बजना शुरू हो गया, लेकिन वो फ़ोन काट देती है और फिर से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। इसी बीच उसे अपने अतीत की कई यादों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वो कब गुम हो जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे उसे कुछ हलचल सुनाई देती है, उसकी आंख खुल जाती है और बाहर देखने पर पता लगा ये तो जकार्ता स्टेशन है, उसकी मंजिल यही तो है। और इसीलिए वो फौरन बाहर उतरती है और सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करके उनसे माफ़ी मांगती है कि वो बिना बताए ही घर से यहाँ पर आ गई। इसके लिए वो उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बारी अपने पिता को देखना चाहती है। अगर वो उसे मिलना भी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम वो उसे देख तो ले, ये बोलकर वो उस फ़ोन को रख देती है और फिर आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है। लेकिन इस शहर की चकाचौंध को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये तेज़ गाड़ियाँ, भागते हुए लोग, ये सब आखिर कहाँ जा रहे हैं? क्या शहर में कोई रेस चल रही है? यही सवाल उसके मन में था। इस दौरान वो उस पते पर पहुँचती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब कहाँ जाना है। इसीलिए वहाँ एक दुकानदार से पूछती है, क्या सरताज अपार्टमेंट यहीं पर है? तो वो बोला कि हाँ यही है, लेकिन तुम्हें जाना कहाँ? जहारा बोली कि मैं सफुल हसन के पास जा रही हूँ। तब दुकानदार जवाब में कहता है कि शायद तुम्हें किसी ने उसका गलत नाम बता दिया। यहाँ पर लोग उसे ईबीओ के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी तो वो काम पर गया होगा। तुम एक काम करो, ऊपर जाकर उसका इंतज़ार करो। अब जहारा भी हैरान थी, भला इतनी रात में कौन सा काम होता है। खैर, वो अपार्टमेंट में पहुंचती है तो गेट पर ताला लगा हुआ था कि तभी ईबीओ की पड़ोसन, एक कम उम्र की लड़की, उसके घर के बाहर खड़ा देखकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें इसे क्या काम है। तब जहारा मुस्कुराकर बताती है कि मैं उनकी बेटी हूँ। जो सुनकर वो औरत तेज से हंसती है और बोलती है कि ओ बेटी, फिर तो तुम्हें उस पुल के नीचे जाना होगा, वहीं तुम्हें तुम्हारे पिता मिलेंगे काम करते हुए। अब सीन शिफ्ट होता और हम उसी पुल के नीचे बने रोड पर कुछ ट्रांसजेंडर को देखते हैं, जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। वहां से आती जाती गाड़ियों को अपनी ओर आने को कह रहे थे। इसी बीच वहां एक कार रुकती है, जिसमें बैठा आदमी निकलकर ईबीयू के बारे में पूछता है। तो एक ट्रांसजेंडर आकर उससे कहता है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, तुम्हें कहीं और ढूंढना होगा। दरअसल उसने ये झूठ बोला क्योंकि उसे पता है कि ईबीयू ने लोगों से उधार लिए हैं, पैसे नहीं दिए, और उसके पैसे नहीं दिए अगर वो उनके साथ चला गया तो वो उसे बहुत मारेंगे। इधर हम जहारा को देखते हैं, जो सड़क किनारे एक केक की दुकान पर रुककर बड़ी ही गौर से उन्हें देखने लगती है। असल में उसे भूख लगी थी, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वो उसे अपना मन मारना पड़ता है। और फाइनली वो लोगों से पूछते पूछते उस पुल तक पहुंच जाती है, जहां पर उसके सामने एक आदमी औरतों के टाइट कपड़े पहने, मुंह पर मेकअप करे, सिगरेट पी रहा था। जहारा को वहाँ वही कोई दफ्तर या फिर कोई ठेला तो दिख नहीं रहा था। आखिर उसके पिता कहाँ काम करते? यही सवाल वो वहाँ खड़े उन लोगों से पूछती है, क्या यहाँ कोई दफ्तर है? लेकिन वो लोग उसे धुतकार कर भगा देते हैं। तब उसे आखिर में पूछती है कि क्या यहाँ कोई सफुल रहता है, पर इस बारी भी वो कोई जवाब नहीं देता। देन वो आखिर में पूछती है, क्या आप ईबीयू को जानते हैं? तब जाकर वो उससे कहता है कि ओहो, ऐसा बोलना चाहिए ना, कब से मेरा दिमाग खा रही थी। तू देख, वहाँ खड़ा है तेरा ईबीयू। वहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं, लेकिन ये क्या सच में यही उसके पिता है? उसने तो बुरा सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ होगा कभी नहीं सोचा था। उसके पिता अच्छे इंसान होकर ऐसे काम कर रहे हैं, औरतों की तरह बोल रहे हैं और उन्हीं की तरह कपड़े पहन रखे हैं। वो उनकी ओर जा ही नहीं पा रही थी। ये 4 कदम उसके लिए मानो सदियां लंबी लग रही थी। आखिर में वो हिम्मत हार जाती है और वहाँ से अपने पाँव मोड़ लेती है। पर उसके जाने के बाद वो ट्रांसजेंडर ईबीयू के पास जाकर उससे कहता है कि देख, वो लड़की तुझसे सफुल कहकर बुला रही थी, क्या तेरा यही नाम है? ये सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके हाव भाव ही बदल गए थे, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता। इसीलिए वो भागते हुए जहारा के पास जाता है और उससे पूछता है, क्यों रे, कौन है तू मेरा नाम कैसे जानती है? तब जहारा तुतला कर बोलती है कि मैं जहारा हूँ। ये सुनकर ईबीयू शर्म के मारे लाल हो जाता है। उसे ऐसा कुछ होगा ये उम्मीद नहीं थी।
वो पहचान गया है कि यही उसकी बेटी है, इसीलिए वो उससे सबसे पहले सवाल यही पूछता है कि आखिर वो इस शहर में अकेले क्या कर रही है। तब जहारा उससे कहती है कि मैं बस आपको देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं कभी भी आपके बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि माँ कभी भी आपके बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि माँ कभी भी आपके बारे में कुछ नहीं बताती। ये सुनकर वो कहता है कि वो कैसी है, क्या उसकी तबीयत अब ठीक रहती है। जहारा हाँ में सर हिलाती है। इसी बीच उसे फिर से उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है, जिस चीज़ को देखकर वो पूछता है क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है, तो वो ना में सर हिलाती है। तब उसे लेकर एक दुकान पर जाता है और कुछ खाने को देता है। इस दौरान बाप बेटी में पहली बार बातें होती है, जिसमें ईबीयू पूछता है क्या तुमने अपनी माँ को बताया है कि तुम यहाँ पर आई हो, तो वो कहती है कि हाँ मैंने उन्हें बता दिया। उन्हें बात करते हुए एक लड़का बार बार जहारा को देखता रहता है। तब ईबीयू बोलता है कि मुझे तो आदत है, लेकिन शायद लोगों को ये देखकर अजीब लग रहा है कि एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की एक ट्रांसजेंडर के साथ क्यों बैठी है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है मेरे साथ ऐसे बैठने में। जहारा ना में जवाब देती है। इसके बाद धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच बाप बेटी वाली बातें होना शुरू हो गई थी। अब जहारा भी अच्छा महसूस कर रही थी। तभी ईबीयू से पूछता है क्या तुमने पढ़ाई पूरी कर ली। हाँ मैंने पूरी कर लिया, अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा हो गया और कहा कि मैंने हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारी माँ को पैसे भेज देता हूँ, पर तुम यहाँ आई पैसे मांगने के लिए। तब जहारा बात को संभालते हुए बोलती है कि मैं तो बस आपको देखना चाहती थी कि आखिर वो इंसान कैसा दिखता है जो पिछले 19 सालों से मेरा ख्याल रख रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है, देख लिया ना, अब ये लो पैसे और कल की ट्रेन से सुबह घर चली जाओ, मेरे धंधे का टाइम हो गया है। ये बोलकर वो एक आदमी के साथ चला गया। जहारा बेचारी वहीं खड़ी अपने बाप को देखती है। उसके मन में यही सवाल था कि अब वो घर जाकर अपनी माँ को क्या बताएगी कि ये उसके पिता एक ट्रांसजेंडर हैं। उधर हम ईबीयू को देखते हैं जो फिर से अपनी उसी काम पर लग गया है, लोगों को इशारे करके बुलाने लगा। उसे भी पता है कि ये हंसी झूठी है। उसके चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा है जो आज उसकी बेटी के आने पर फिर से ताज़ा हो गया है। तभी वहाँ फिर से वही लोग आ गए, इसीलिए उसे भागना पड़ा। एक जगह छुपकर वो सिगरेट सुलगाता है, लेकिन इस हल्की सी रोशनी में भी हम उसके आंसुओं को देख लेते हैं जो वो बरसों से छुपाए हुए उस जहारा की याद सता रही है। पर वो तो वीरान उस सड़क पर खड़ी अपने में ही गुमशुदा है, मानो पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ उसे यकीन नहीं हो रहा है। तभी उसे जहारा करके पुकारता है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ उसके पिता ईबीयू थे। ये देखकर वो फौरन उसे गले से लगा लेती है और कहने लगी, देखा ना, आप भी मेरी तरह दूर नहीं रह पाए। ईबीयू को काफ़ी अजीब लगा, इसीलिए वो उसे दूर कर देता है। ऐसा वो करना नहीं चाहता, पर क्या करे, उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। यहाँ वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आज की रात हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें कल वाली ट्रेन पकड़कर सीधे घर जाना है और फिर तुम वादा करो कि कभी वापस नहीं आओगी। यहाँ जहारा थोड़ी देर सोचती है कि एक रात ही सही, कम से कम उसे अपने पिता के साथ वक्त बिताने का समय तो मिलेगा। इसीलिए वो हाँ कर देती है और दोनों वहाँ से खाने के ठेले के पास जाते, जहाँ बातों बातों में जहारा बोलती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए आपको ये काम छोड़ देना है। तो ईबीयू गुस्से में बोलता है कि क्यों रे, इस काम में बुराई क्या है, कम से कम मैं किसी को लूटता तो नहीं हूँ, इन्हीं पैसों से तुझे इतना बड़ा किया है। तो वो कहती है कि अरे मेरा ये मतलब नहीं था। तो ईबीयू बोलता है कि हाँ मैं समझ गया तेरा क्या मतलब था। थोड़ा जब माहौल शांत हो जाता है तो जहारा बोलती है कि आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो आप बचपन में गिटार बजाकर मेरे साथ खेला करते थे। तो ईबीयू कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि क्या आप अभी भी गिटार बजाते हो। तो वो हंसते हुए बोलता है कि अरे नहीं। तभी वो दुकानदार उसे एक छोटा सा गिटार देता है और कहता है कि अरे हमें भी सुना दो। ईबीयू टूटी फूटी धुन में उसे बजाने लगता है, लेकिन जहारा को तो वो बहुत पसंद आता है। उसके बाद वो दोनों एक खाली मेले में जाते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी को सुकून से देखकर यही सोचता है, क्या यही मेरी बेटी है, इतनी समझदार, इतनी तमीज़ वाली। तभी जहारा को एक आदमी दिखता है जो उसी की ओर देखे जा रहा था और उससे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। दरअसल वो आदमी ईबीयू का लवर है, जो उससे कहता है कि मैंने इतनी कॉल करी, तुम कहाँ थे। तो ईबीयू बोलता है कि मैं थोड़ा बिजी था, पर मैंने पैसे इकट्ठा कर लिए, जैसे ही मैं अपना सेक्स बदलवा लूँगा फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन आज की रात बस मुझे दे दो, कल हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। वो मान जाता है। ये बोलकर वो फिर से अपनी बेटी के पास आ गया। वो थोड़ा बहुत तो समझ गई कि आखिर उनके बीच में क्या बातें हुई, लेकिन उसने पिता का आदर करते हुए उससे कुछ सवाल नहीं किया। अब रात के 2:30 बजने को आ गए हैं, दोनों रोड पर साथ चल रहे हैं। तभी ईबीयू बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता, क्योंकि इस टाइम कोई नहीं होता मुझे गंदी नज़रों से देखे। तब वो बोलता है कि क्या तुम्हारी माँ को इस बारे में पता है। तो वो ना में जवाब देती है और कहती है कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे ये बात बता सकूं।
दरअसल दोस्तों जहारा प्रेग्नेंट है, जो बात ईबीयू को बहुत पहले ही पता चल चुकी है। अब कुछ देर बाद वो उसे पूछती है कि आपको इस तंग कपड़ों में, इन ऊंची सैंडल्स में कभी अजीब नहीं लगता? आपको शर्म नहीं आती इस काम को करते हुए? अब ईबीयू को गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने उसे बहुत बुरा भला सुना दिया और कहा कि इसलिए मैं तुम्हारी माँ को छोड़ा, क्योंकि वो तुम्हारी तरह सवाल बहुत करती थी। लेकिन अब जहारा भी चुप नहीं बैठती। उसने अपनी आवाज़ ऊंची करी और रोते हुए बोली कि आखिर मेरी गलती क्या है? अगर मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ तो आप भी मुझे वैसे ही बात क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताएं कि क्या मैं भी इस बच्चे के साथ वही करूँ जो आपने मेरे साथ किया? मैं इसे मार दूँ जैसे आपने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया? आपके पास कोई एक कारण है हमें छोड़ने का? तभी भी वो शांत होता है और उसे अपने अतीत की कहानियां सुनाने लगता है कि कैसे जब उसकी शादी हुई तो उसकी उम्र बहुत ही कम थी। वो मजदूरी किया करता था। उस समय तुम्हारी माँ मेरे पड़ोस में रहा करती थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी तो वो मेरे लिए खाना बनाती थी। ऐसे ही देखते देखते हम एक दूसरे के लिए इतने ज़रूरी बन गए कि हमें पता ही नहीं चला। फिर हमने अपने घर वालों को बताया, उन्होंने हमारी शादी करवाई। कुछ सालों के बाद तुम पैदा हुई। हम लोग बहुत खुश थे। तब जहारा ने पूछा कि फिर आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? बच्चे होते हुए भी आप यहाँ आ गए बिना किसी को बताए। तो उसने जवाब में कहा कि मैं हमेशा से ऐसा ही था। मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई छेड़ता है। दिन में मर्द और रात में औरत बन जाया करता हूँ मैं, जो बात तुम्हारी माँ को पता थी, लेकिन किसी और को पता ना चले, इसीलिए मैं एक दिन वहाँ से भाग आया और तब से यही हूँ। पिछले 19 सालों से मैंने हर रात इसी तरह से जिया है, औरत बनकर। लेकिन ये शहर, ये दुनिया बहुत कठिन है। जैसे मैं सोच कर आया था वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। जहारा ये सुनकर रोना शुरू कर देती है। उसके लिए ये सब अपने पिता के मुंह से सुनना काफ़ी अजीब है। वो बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे होंगे। मैं तो सिर्फ अपने पिता को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन ये सब देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आज उसने अपना सारा गम अपने पिता से बात करके निकाल दिया। उसको ऐसा देख आज ईबीयू पहली बार रोता है। उसने उससे कहा कि मैंने जो गलती आज से 19 साल पहले करी थी वो आज मैं फिर से नहीं करना चाहता। ये बोलकर उसने पहली बारी अपनी बेटी को गले से लगा लिया और दोनों वहीं सड़क किनारे बैठकर खूब रोए। अब ईबीयू ने उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाया जो उसके साथ काम किया करती हैं। इस दौरान बार बार किसी का फ़ोन उसके पास आ रहा था जो उसे वो काटे जा रही थी। जब ये ईबीयू देखता है तो उसे पूछ ही लेता है कि ये उसी लड़के का फ़ोन है जो इस बच्चे का बाप है। तो जहारा हिचकिचाते हुए बोलती है कि हाँ। तो क्या उसे पता है इस बारे में? तो उसने कहा कि अभी नहीं, क्योंकि मैंने अभी खुद फैसला नहीं किया है कि मैं इस बच्चे को रखूं या नहीं, क्योंकि हमारी उम्र बहुत कम है और आपने भी तो यही किया। तब यहाँ ईबीयू बाप होने का फ़र्ज़ निभाता है और बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो गलती मैंने की वो तुम भी करो। क्या वो लड़का मेरी तरह ऊंची सैंडल और टाइट कपड़े पहनता है? ये सुनकर वो हंस पड़ी और बोली कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो ईबीयू ने कहा फिर तुम्हें कॉल उठा लेना चाहिए। उसने उसकी बात को मान लिया और फिर साइड में जाकर उसे बात करने लगी। दोनों की बातें सुनकर ईबीयू को बहुत सुकून मिलता है और वो वहीं बैठा उसकी बातें सुनता रहता है। इसके बाद वो दोनों खाली मेट्रो में एक दूसरे के कंधों पर सर रखकर सफ़र को तय करते हैं। आज उन्होंने एक दूसरे के कंधों पर सर रखकर सुकून की नींद ली है। थोड़ी देर बाद जब ईबीयू की आंख खुलती है तो उसने उसे एक शॉप पर जाकर कुछ सामान लाने को कहा। वो वहीं बाहर ही बैठा रहा। तभी वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जो ईबीयू को ढूंढ रहे थे और इस बारी वो उनके हाथ लग जाता है। पहले तो सभी उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। देन लीडर उससे कहता है कि अगर मेरे वो 3 लाख तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दरअसल जो पैसे ईबीयू ने सेक्स इम्प्लांट के लिए उधार लिए थे ताकि वो अपने लवर के साथ भाग सके, पर आज वो लोग उसे बहुत मारते हैं और 2 दिन की मोहलत देते हुए कहते हैं कि अगर 2 दिन के अंदर उन्हें पैसे चाहिए, वरना उसका क्या होगा वो खुद भी नहीं जान सकेगा। उधर शॉप से निकलकर जहारा अपने पिता को ढूंढते ढूंढते घर तक आ जाती है। वहीं सीढ़ियों पर इंतजार करती है। कुछ देर बाद वहाँ ईबीयू आता है और खून से लथपथ। जब वो खुद को शीशे में देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि आखिर उसने ये क्या हाल बना लिया है। अपना किसी जानवर की तरह वो हो चुका है, बस सबसे भागे जा रहा है। उधर बाहर जहारा एक एक करके सभी बर्तनों को धो देती है और फिर उस पूरे घर को भी समेट देती है जो किसी कैद खाने जैसा लग रहा था। इस दौरान उसे कुछ फोटोज भी मिलती हैं जिसमें उसका पूरा परिवार है, उसका बचपन है, जिसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहीं ईबीयू का इंतजार करते करते वो सो जाती है। जब वो बाहर आता है तो उसे सोफे पर सोते हुए देखकर फौरन उसे अंदर बेड पर ले जाता है और फिर अपनी पत्नी को कॉल लगाकर कहता है कि कल तुम्हारी बेटी वहां पहुंच जाएगी, लेकिन वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है, जिसे सुनकर तुम उसे डांटना मत। ये कहकर उसने फोन को काट दिया।
और फिर उन 3 लाख को सामने रख कर सोचने लगा कि अब उससे क्या करना चाहिए। अब सुबह दोनों को हम प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ देखते हैं और आज उसके जाने का दिन है। तभी ईबीयू उसके हाथों में वो 3 लाख रख देता है, जिसे देखकर जहारा बोलती है कि मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं आई थी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर मैंने तुम्हारा कभी किसी काम में साथ नहीं दिया, कभी तुम्हारी खुशियों में हिस्सा नहीं बन पाया। मुझे पता है कि ये पैसे उन पलों को भर नहीं सकते, लेकिन तुम इसे अपने कॉलेज की फीस भर देना, और हमने क्या वादा किया था वो याद रखना। कभी मेरा जिक्र किसी से मत करना, ना कभी मेरे पास वापस आना। आज से हम दोनों के रास्ते एकदम अलग हैं। ये सुनकर जहारा रोने लगती है कि कैसे वो अपने पिता से अलग हो सकती है, और यही बोलकर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी ईबीयू कहता है कि तुम्हें बस रास्ते पर चलते रहना है, वो सही है या फिर गलत वो ऊपर वाला चुनता है। ये बोलकर उसने अपने कदम बढ़ाए। अब उसके पिता उसे कुछ दूर जाते हुए देख रहे थे, पर इस बीच उनके अतीत के पलों को हमें दिखाया जाता है जब जहारा छोटी थी। आखिरी लम्हे में वो अपने हाथ उठाकर उसे एक आखिरी सलाम करता है और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती। वेल दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की मजबूरियां हमें अपनों से दूर कर देती हैं। हजारों लाखों लोग अपने घर, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने गांव से दूर आते हैं शहर पैसे कमाने के लिए। किसी को नहीं पता कि कल क्या हो जाए, इसीलिए जब भी मौका मिले अपने माँ बाप से एक बार जरूर बात करिए। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।